वातावरण, घने जंगल सबको आकर्षित करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ ट्रीज का अनदर एपिसोड। और इन्हीं खूबसूरत वादियों में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें पेड़ वाले गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर दान सिंह गरिया। वेलकम। और आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले तो आपका धन्यवाद। मैं मुख्य रूप से हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्र में चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक पोखरी ब्लॉक में विगत 16 वर्षों से कार्यरत हूँ और शिक्षा के साथ ही साथ प्रकृति के साथ भी इस प्रकार के अपने विचारों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हम सभी लोग इस प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकें। और ये प्रकृति एक ऐसी धरा है जो हमारी सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इन्हीं विचारधाराओं के साथ धीरे धीरे लोगों ने मुझे एक नया नाम दिया, पेड़ वाले गुरुजी के नाम से। तो आज जो ये घना जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ हज़ारों की तादाद में पेड़ हैं, पर गुरुजी ने लाखों पेड़ लगाए हैं। तो गुरुजी, हम वो पहले पेड़ की कहानी जानना चाहते हैं जहाँ से आपने इस सफ़र की शुरुआत करी। मैं मुख्य रूप से हिमालय के उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर कि बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। और जब भी मैं कहीं जगह पे जाता था, वहाँ पर मुझे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम इन जगहों से इन चीज़ों को भी हरा भरा बनाएं। और वहाँ से मेरे दिमाग में इस प्रकार की एक विचारधारा उत्पन्न हुई और मैंने धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। और जहाँ भी ज़मीन में कहीं भी खाली ज़मीन मुझे दिखती थी, वहाँ पर मैं इन पेड़ पौधों को रोपना शुरू कर देता था। तो जिससे कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे और अधिक मात्रा में इनके साथ जुड़ना है और इन पेड़ पौधों को और ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि इस धरती की हरियाली और खुशहाली को बढ़ाने में हम अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान इस धरती को दे सकते हैं। गुरुजी, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पिछले 15 साल से पेड़ लगाने की प्रेरणा दे रही है? प्राकृतिक अवस्था में बहुत सारी विसंगतियाँ हमको देखने को मिलती हैं और जब भी हम देखते हैं कोई भी विकास का कार्य होता है, पेड़ कटते हैं। अमूमन जनवरी फरवरी के बाद से जो फायर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें जलते हैं। तो इन चीज़ों से देखने के बाद हमको ऐसा लगता है क्यों ना हम अपनी रूटीन में इन चीज़ों को जोड़ दें, जहाँ पर हम सिर्फ नेचर की बात करें, हम प्रकृति की बात करें, हम पेड़ लगाएं। जब उनको बचाने की बारी आती उनको बचाएं, जब पानी देने की बारी आती पानी दें उनको, और जब उनकी परवरिश की बात आती है तो उनको परवरिश दें। गुरुजी, जैसे हमने देखा राजस्थान या लद्दाख जैसी जगहें जो रेगिस्तान हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते नेचुरली। हम वहाँ पे वृक्षारोपण करना कितना लाभदायक है? आज हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में हर चीज़ बदल रही है और जो चीज़ नेचर के साथ थी, हमने हर चीज़ नेचर से सीखी और नेचर से सीखने के साथ ही हम कुछ अपना इस प्रकार का छोटे छोटे प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि उन जगहों पर भी हम थोड़ा सा पेड़ पौधों को बढ़ाएं। हालांकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। जो निचले स्तर के जो जानवर थे वो धीरे धीरे उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम थोड़ा सा उन जगहों पर भी हरियाली बढ़ाएं, जिससे कि उन जानवरों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। तो गुरुजी, आपने अभी तक कुछ 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। उन 1.5 लाख पेड़ों के पीछे का चयन क्या था? हमने मुख्य रूप से उन लोगों को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की जो ज़्यादातर हम पेड़ लगाएं और सुरक्षा करें। आखिर वो सुरक्षा किस दृष्टिकोण से करें, उसको उस पेड़ से क्या फ़ायदा होने वाला, उसको चारा मिलेगा, उसको फल मिलेगा, उसको लकड़ी मिलेगी, उसको घास मिलेगा। जब तक हम इस विचारधारा को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। तो हम बात करते हैं बहुत सारे प्रकार के उच्च हिमालयी क्षेत्र में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर पशुपालन का कार्य करते हैं और वहाँ के लोगों की आजीविका बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, इसलिए वो फलों के पेड़ों को और चारा पत्ती वाले पेड़ों को ज़्यादा लगाते हैं, जिससे कि हमें अपने घरों के आसपास सबसे ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। गुरुजी एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, वो बच्चों के साथ बहुत समय व्यतीत करते हैं। तो गुरुजी, एक व्यक्ति तो सब कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या कम्युनिटी को साथ लेके ये वृक्षारोपण का काम करते हैं? आपने बच्चों ने आपसे क्या सीखा है? क्या वो आपको कुछ इन जो वो सीख ले हैं, उन्होंने उस चीज़ के बारे में आपको कुछ बताते हैं? मुख्य रूप से
प्रकृति का जो फ़ायदा है पूरे समाज को मिलता है, और समाज का जुड़ना मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा आवश्यक भी है। और समाज में बहुत सारी हमारी अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, और छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को हमको स्कूल से ही इस कॉन्सेप्ट को उनके दिमाग में खपाना पड़ता है कि आखिर आप नेचर के साथ जुड़ें कैसे। तो हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के रूप में इस प्रकार का कार्यक्रम करवाते हैं, और कम्युनिटी का विशेष रूप से सहयोग प्रदान उसमें होता है। चाहे हम पेड़ लगाएं, चाहे हम किसी प्रकार अवेयरनेस कार्यक्रम करें, चाहे आग बुझाएं, तो बच्चों के बीच में भी हम इस प्रकार का छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। ड्राइंग कंपटीशन हो गया, पेंटिंग हो गया, और रिटर्न में कुछ इस प्रकार कार्यक्रम करते हैं, और उनको मोटिवेट के रूप में हम उनको प्राइज़ भी देते हैं, जिससे कि उनका अंदर का जो नेचर है वो निकल कर आए और नेचर के साथ जुड़े। तो आप संकल्प तरु फाउंडेशन के साथ प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट हिमालयाज में जुड़ चुके हैं। हम आपसे उस सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। संकल्प तरु के साथ हमने एक नया एक्सपेरिमेंट सीखा था कि किस स्थान पे किस प्रकार के पौधों को ग्रो करने में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लांटेशन करने में आपको किस प्रकार का सहायता मिल सकता है। तो उनके पास एक अच्छा आइडिया भी था उन जगहों पर पहुंचाने के लिए, उच्च हिमालय क्षेत्र में, जहाँ पर हम बोलते थे बहुत दूर है, हम पेड़ पौधे कैसे लेके जाएं। तो हमको कुछ इस प्रकार का आइडियाज़ वहाँ से मिला। तो हमने क्या किया, जो हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सफ़र हम लोग करते हैं तो घोड़े खच्चरों से करते हैं, उन जगहों पर हमने पेड़ पौधों को घोड़े खच्चरों से पहुँचाया, पानी पहुँचाया, खाद पहुँचाया, जहाँ पर कि एक आम व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं पहुँचा सकता था। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारा रहा। तो उसके बीच में हमने एक बहुत मिक्स फॉरेस्ट भी हमने बनाया था, जिसमें आज वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ा फॉरेस्ट हमारा बना हुआ है। तो उन चीज़ों को हम और ज़्यादा लोगों के बीच में रखें। फिर संकल्प तरु के द्वारा हमने वहाँ पर बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन्स रखवाएं, आखिर वो लोग भी संकल्पित हों, वो लोग समझ सकें, जान सकें एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इस विचारधारा के साथ हम जुड़ें तो हम कितना और अच्छा नेचर के साथ कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि इस पेड़ को, पौधे को हमने लगाया और ये कल पेड़ के रूप में कैसे दिखे। गुरुजी, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि इस धरती को बचाने में हम वृक्षारोपण के अलावा ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं ताकि हम इस धरती को बचा सकें और इसे और नज़दीक से जान सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आखिर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ये धरती है जो सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आखिर इस धरती से हमें खाना पीना मिलता है। आखिर इस धरती के अलावा अतिरिक्त और कोई दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ से हमें सारे प्रकार के खाद्य पदार्थ मिले, चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों, इंसान हों, सारे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति यहीं से होती है। तो इसे बचाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हम बोल सकते हैं कि प्रकृति के साथ हम प्रयोगों को आवश्यक रूप से करता रहना चाहिए। जैसे जंगल में आग लगता है उसे ज़रूर बुझाएं, कहीं सूखा पड़ता है पानी का इस प्रकार का खड्डे ज़रूर बनाएं जहाँ से कि प्राकृतिक रूप से पानी भर जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। और जैसे कहीं बीज निकल रहे हैं, उस बीज को कई जगहों पर बहुत सारे बीज कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पर वो ठीक से ग्रो हो नहीं पाते हैं। इनको कलेक्ट करने के बाद हम ऐसे अन्य जगहों पर उनको ढालें या वृक्ष उस पर नर्सरीज बनाएं या इस प्रकार का प्रयोग हम जरूर करें, जिससे कि इन पेड़ पौधों के पूरी की पूरी विरासत को हम इस धरती पर बिछा सकें, फैला सकें, जिससे कि हम धरती को, प्रकृति को बहुत अच्छे करीब से जान सकें और पहचान सकें कि आखिर इसकी परवरिश के लिए हम अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान हम दे सकते हैं, हमको देना चाहिए। और ये प्रत्येक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सिर्फ प्रकृति से ले ही नहीं बल्कि उसे हम अपनी ओर से क्या दे सकते हैं, ये चीज़ हम सभी लोगों को अपने दिल से, करीब से जानने के बाद इन चीज़ों को हमको ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आपको किन लोगों से प्रेरणा मिली? जैसे मैं मुख्य रूप से चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हमारे पास इस प्रकृति को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के साथ सेक्रीफाइस किया, अपने जीवन की बलिदानी भी दी और लोगों के साथ संघर्ष भी किया। इसमें मुख्य रूप से जिन्होंने चिपको आंदोलन को चलाया था, गौरा देवी जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी,
जब हमने देखा कि जब इनके पास किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं था, कोई लिटरेचर नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्रयोग उन्होंने इन चीज़ों को कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक विचारधारा को देखने के बाद वो प्रकृति के साथ इतना अधिक जुड़ गए कि उनको ऐसा लगा कि इस प्रकृति को बचाने में हम लोग कितना भागीदारी बना सकते हैं, हो सकते हैं। और इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर मुझे भी ऐसा लगा, जब इन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं था, इनके कोई प्रेरणा स्रोत नहीं थे, लेकिन हमारे सामने इतने बड़े प्रेरणा स्रोत होने के बावजूद भी हमारा भी एक दायित्व बनता है कि इन लोगों से सीखने के बाद हम लोग और अधिक कैसे कार्य इन चीज़ों को कर सकते हैं और इन पेड़ पौधों को अच्छी तरीके से कैसे संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। गुरुजी, प्रकृति के साथ काम करते हुए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? तो हमने पेड़ पौधों को जब लगाया था, जब हमारे पास ग्राउंड वाटर पानी का कम हो जाता है, वो वहाँ पर चैलेंज होता है। जब लोग खुली जगहों पर पेड़ पौधे लगे हों, अपने जानवरों को वहाँ छोड़ देते हैं, वो चढ़ जाते हैं, वो काट देते हैं, उनका मुकाबला हमको करना पड़ता है। जब आग जंगल में आ जाती है, उन प्लांटेशन एरिया में आ जाती है, वहाँ पर उनका सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोगों तक ज़्यादा पहुँचें, अपने विचारों से लोगों को ज़्यादा जोड़ें, तभी जाकर हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। आग लगती है प्राकृतिक रूप से बहुत कम लगती है, सबसे ज़्यादा आदमियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा ही लगती हैं। और इन चीज़ों को जब तक हम एक जागरूकता के दृष्टिकोण से उस जो पूरी की पूरी फैमिली जानवरों की जल जाती है, उनके बारे में हम जब तक लोगों को नहीं बताएं, तब तक लोग इन प्रकार से धीरे धीरे जंगलों में जो हर रोज़ हर साल देखने को मिलती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मुश्किल है। और बरसात के दौरान सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड उन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगती है। तो इन चीज़ों का हमको बहुत सारी जगहों पे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और इन चीज़ों को हम जब तक लोगों के साथ जोड़ के नहीं रखें, तब तक हम इन जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, इनसे हम अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक आखिरी चीज़ जो आप हमारी ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहें आज के इस समय में, इस इंटरव्यू के थ्रू। आज सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील हो चुका है, हिमालय हो चुका है। और जब भी किसी प्रकार से किसी के जहन में यदि घूमने फिरने की बात आती है, तो उसे सिर्फ हिमालय ही दिखता है। तो हिमालय की ओर वो दौड़े दौड़े चला आता है, चाहे बर्फ़ देखने के लिए हो, हरियाली खुशहाली देखने, फूल पत्तियाँ देखनी हो, मठ मंदिर देखना हो, टूरिस्ट प्लेस देखना हो, तो उन जगहों पर आने के लिए वो लोग लालायित रहते हैं। सबसे ज़्यादा संवेदनशील उन जगहों पर हो जाता है जब वो लोग अपने साथ बहुत सारे खाद्य पदार्थ लेके जाते हैं, उसमें रैपर्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, और वहाँ फिर वो थक जाते हैं, फिर अपने साथ जो चीज़ लेके जाते हैं उनको खाते पीते फिर वहीं छोड़ के जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ की जो सुंदरता है, जो हरियाली खुशहाली है, वो पूर्ण रूप से दूषित हो रही है। तो मैं अन्य लोगों से भी, समाज के दूसरे लोगों तक, जो लोग हिमालय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हिमालय की ओर आने को लालायित होते हैं, तो वहाँ पर आने के लिए आप आएँ, बस ज़रूर आएँ, लेकिन स्वच्छता का विशेष रूप से, पॉलीथीन का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उस पॉलीथीन में बहुत सारा नमक उसमें होता है, चीनी उसमें होता है, और उसके आसपास के वातावरण में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, और उनको नहीं पता होता है कि आखिर इस प्लास्टिक को चाटने के बाद, उस प्लास्टिक को पूरा का पूरा निगल जाने के बाद उनके पेट में किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो आप अपने साथ लेके जाएं, लेकिन खाने के बाद उस रैपर को वापस ज़रूर लाएं, जिससे कि हम इस हिमालय को बचा सकें, प्रकृति को बचा सकें, और इस रमणीक स्थल को बचा सकें। तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हुए गुरुजी, हम आशा करते हैं हम अगली बार जब आपसे मिलें, आपका ये जो अभियान है ये और बढ़े, और खुशहाली आए, और आप प्रकृति का इसी तरह ध्यान रखें, कम्युनिटी आपके साथ और जुड़े, हमारे आसपास के जितने लोग हैं, बड़े बच्चे बूढ़े, सबको इन चीज़ों की और आपके जैसे लोगों की और सहायता मिले, और हम एक साथ मिलके सब प्रकृति की सहायता कर सकें, ताकि हमारी खुद की सहायता हो सके।